में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। एलिवेटेड रोड पर खड़ी इस ऑडी कार की ये हालत देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बैठे लोगों का हाल बुरा हुआ होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस कार ने जो कहर बरपाया है उसकी असली तस्वीर यहाँ नहीं, यहाँ से करीब 50 फीट दूर एक मकान की छत पर है, जहाँ की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, सांसें अटक जाएंगी। राजधानी जयपुर में एक भीषण हादसा सामने आया है जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मामला सोडाला के एलिवेटेड रोड का है, जहां पर एक पैदल चलने वाले शख्स को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि जो राहगीर था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। कार और एलिवेटेड रोड के किनारे मकान पर पड़ी इस डेड बॉडी के बाद अब जरा इस लड़की को देखिए। थाने में यूं आराम से बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको बता दें कि ये वही लड़की है जो ऑडी कार चला रही थी और इसी लड़की ने 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से कार चलाकर उस शख्स को टक्कर मारी थी जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने घर से निकला था। जो पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शख्स जो है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आया था, अपने एग्जाम सेंटर पहुंच रहा था, लेकिन इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। कार चला रही लड़की की पहचान हो गई है और पुलिस ने इस मामले में कार जब्त कर कार्रवाई शुरू भी कर दी है। इस वक्त कार को एलिवेटेड रोड जहां पर हादसा हुआ वहां से हटाकर एक्सीडेंट थाना साउथ में ले आया गया। लेकिन एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा डैमेज हुआ उसका कारण ये रहा कि एलिवेटेड रोड की जो रेलिंग थी उस रेलिंग पर ये घिसटती हुई काफी दूर तक गई है, तभी जाकर इस गाड़ी के परखच्चे एक तरह से उड़ गए। भरतपुर में अस्पताल के मोर्चरी में खून से लथपथ इस डेड बॉडी की हालत ऐसी है कि अच्छों की रूह कांप जाए। गले पर इस तरह से वार किया गया है कि शरीर का सारा खून बाहर निकल गया है। भरतपुर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जिस शख्स की मौत हुई है वो 22 साल का धीरी सिंह है। धीरी सिंह बराबली गांव का रहने वाला था और गुरुवार की देर शाम में एक बच्चे के साथ शौच के लिए जंगल की ओर जा रहा था। जैसे ही ये लोग सड़क पर पहुँचे, पीछे से आए 2 बाइक सवारों ने इन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से धीरी सिंह का गला रेत दिया। धीरी सिंह के साथ जो बच्चा था इस दौरान मौके से भाग निकला और इस वारदात की खबर घर वालों तक पहुंचाई। धीरी पर हमले की खबर सुनकर उसके घर वाले मौके पर पहुंच पाते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी और दोनों बाइक सवार वहां से भाग निकले थे। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। धीरी सिंह और छोटू साथ में मनीष एक गांव से बाहर लैट्रिन करने के लिए गए तो वहां धीरी सिंह को किसी ने चाकू से या किसी पहले हथियार से मारा किसी ने, और मनीष ने गांव में फोन किया तो गांव वाले दौड़ के गए, बंद बुला के ले गया उसको। वहाँ जाके बच्चे को धीरी सिंह को उठाया और उसको हॉस्पिटल लेके आए। ये बराबली का रहने वाला है और कोई बता रहे हैं कि इसके गले को काट के और मंदिर के पास डाल गया। परिजन इसको गाड़ी से RBM हॉस्पिटल लेके आए, जो मृत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर। टोंक जिला मुख्यालय से सटी बनास नदी में गुरुवार की देर रात बजरी माफियाओं के खिलाफ SP ओम प्रकाश के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस उप अधीक्षक चंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरवार बाद के पास रात 3 बजे तक चली इस कार्रवाई में कोतवाली, पुराने टोंक, सदर और महिला थाने के थाना अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस की इस कदर कार्रवाई देख बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने यहां से 35 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियां सीज की है। साथ ही बजरी माफियाओं की 12 से ज्यादा मोटरसाइकिल भी जब्त की। आपको बता दें कि पुलिस वालों को इस कार्रवाई के दौरान सरवराबाद गांव में गांव वालों को पथराव का भी सामना करना पड़ा।
यहाँ बजरी माफियाओं के समर्थन में गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था ताकि पुलिस वालों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। चारों तरफ से घेर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया तो ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टरों को छोड़ करके और ट्रोलियों को छोड़ करके भाग गए। अभी हम यहाँ कर रहे हैं, जो संयुक्त टीम में तहसीलदार साहब को भी इतला की गई, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया। अब सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 30 से 35 करीब ट्रैक्टर और ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ मिला करके हैं, कुछ 8-10 मोटरसाइकिलें भी है। इस तरह अब सर्च ऑपरेशन जारी है। जहाँ तक नजर जाती है नीचे कूड़ों का अंबार पड़ा है और आसमान में धुएं का गुबार। कूड़े और धुएं की बदबू ऐसी कि पास से गुजर जाएं तो सब खाया पिया मुंह के रास्ते बाहर को निकल आए। कूड़े और धुएं की ये तस्वीर 12 से आई है, जहां नेशनल हाईवे 27 के पास नगर परिषद के कर्मचारियों ने पहले तो कूड़ा फेंका और फिर उसमें आग लगा दी। नगर परिषद की इस करतूत की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को ये इलाका आजकल नर्क जैसा हो गया है। खास बात ये कि प्रदेश सरकार ने जहां प्रदूषण और कोरोना की वजह से इस बार दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी है, वहीं यहां नगर निगम के लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं और अपनी करतूत छिपाने के लिए उसमें आग भी लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं निर्धारित कचरा पॉइंट पर कचरा न डालकर नेशनल हाईवे के पास कचरा फेंकने और उसे जलाने पर क्या तर्क दिया जा रहा है। तो जहाँ पे हमारा जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है कचरे का, वहाँ बरसात के टाइम में एक्चुअली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो कच्चा रोड था, इसलिए साधन जा नहीं पाते थे। इस चक्कर में कोई 15-20 दिन यहाँ डलवाया था, तो उसको भी हम यहाँ हटवा देंगे। और जहाँ वहाँ रोड का काफ़ी कच्चा था तो उसके लिए हमने टेंडर वगैरह निकाल दी, जैसे वर्क ऑर्डर होती है उसका काम शुरू करवा देंगे। तो भविष्य में फिर हम कभी भी यहाँ रोड के आसपास नहीं डालेंगे, पूरा कचरा जहाँ डंपिंग यार्ड है वहीं डलवाएंगे। यह अनोखा प्रदर्शन सुजान गंगा नहर को बचाने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें लोगों ने झाल और घंटी बजा रहे हैं ताकि प्रशासन की नींद टूट सके और वो सुजान गंगा नहर में मर रही मछलियों और दूसरे जीवों को बचाने की कोशिश शुरू कर सके। आपको बता दें कि नगर निगम कर्मियों और आसपास के लोगों की ओर से लगातार कचरा डालने से सुजान गंगा नहर का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उसमें मौजूद हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, इसकी बदबू से नहर किनारे बसी कॉलोनियों मसलन चौबुर्जा, घोड़ाघाट, कोली घाट, खिरनी घाट, अष्टधातु गेट, सहयोग नगर के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से इन लोगों ने प्रशासन को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करने का ऐलान किया है। सुजान गंगा की बदतर हालत को लेकर के आज जन जागरण रैली निकाल रही है। आए दिन सुजान गंगा सुसाइड पॉइंट बन गई। मछलियां लार्ज स्केल पर मरी हैं, पूरे शहर में बदबू, आसपास के घरों में टिकना दुर्लभ हो रहा है लोगों का। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पिछले कुछ दिनों से सुजान गंगा नहर में मछलियों की मौत की खबर प्रमुखता से दिखा रहा है, जिसके असर से न केवल यहाँ के लोगों ने मुहिम शुरू की, बल्कि प्रशासन ने भी नहर से मछलियों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। गुर्जर के बाद अब जाट आंदोलन की आहट। आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है, आंदोलन करना हमारी मजबूरी होगी और इसमें जो भी परिणाम होंगे, जो भी नफा नुकसान होंगे, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। जी हाँ, चेतावनी है उग्र आंदोलन की, तैयारी है जाट आंदोलन की। ऐलान हो गया है, गुर्जरों की तरह अब जाट समाज भी आंदोलन करेगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने ऐलान कर दिया है, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होकर रहेगा। सरकार को बने 2 वर्ष हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम हमारी तीनों मांगों पर नहीं लिया है। सरकार अगर चाहती है कि आंदोलन ही इसका एक विकल्प है, तो हम आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। शीघ्र ही बड़े बड़े गांवों में हमारे जो पॉइंट हैं, उन पर महापंचायत करके पंच पटेलों में फैसला लेंगे। 11 तारीख के दिन या तो मुख्यमंत्री जी नेट छोड़ देंगे, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी और आंदोलन करेंगे। टोंक जिले के 40 गांव के किसानों ने सिंचाई के लिए बीसलपुर बांध से पानी नहीं मिलने पर 11 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है।
दरअसल पिछले कुछ दिनों से इन किसानों के पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए रिजर्व वाटर की सप्लाई पेयजल के लिए की जाएगी और किसानों को पानी नहीं मिलेगा। इसी खबर के बाद 40 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने 11 नवंबर से किसान आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको पिछले एक महीने से देवली, टोंक, उनियारा और टोडा रायसिंह उपखंड मुख्यालयों के अलावा कई और जगहों पर इन किसानों ने सरकार से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं बनी और न ही उन्हें यह आश्वासन मिला है कि सिंचाई के लिए उन्हें पानी मिलेगा। ऐसे में 40 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने गुरुवार को छान स्थित देवत माता मंदिर में बैठकर ये फैसला किया है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वो 11 नवंबर को सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू कर देंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आंदोलन किस तरह का होगा। 4 दिन में किसानों को बीसलपुर बांध से सिंचाई का पानी नहीं दिया जाता है तो 11 नवंबर से 11 बजे देवत माता छान से किसान आंदोलन पर उतरेंगे। 40 ग्राम पंचायतों सरपंचों का समर्थन मिला है, सरपंचों सहित किसान धरना आंदोलन पर उतरेंगे। चित्तौड़गढ़ में जिस सड़क को चौड़ा करने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी, अब उस सड़क का काम पूरा होने का वक्त आ गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग से दिवाकर नगर तक मुख्य सड़क को किस कदर चौड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले ये सड़क 5.5 मीटर चौड़ी थी, जिसे अब सीसी सड़क के द्वारा 7.5 मीटर बढ़ाया जा रहा है और सड़क चौड़ीकरण की इस प्रक्रिया के लगभग 80 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग यहाँ के व्यापारी और आम लोग सालों से कर रहे थे, जिसे पूरा करने के लिए कुछ दिन पहले इसके चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ था, जिसके अब पूरा होने का वक्त आ गया है। खास बात ये कि नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा खुद इस सड़क के निर्माण का ध्यान रख रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दे रहे हैं। महाराणा क्षेत्र में जो चांपी खड़ा और अन्य जो आगे से कॉलोनियाँ बचती हैं, उन कॉलोनियों को जाने वाला मुख्य मार्ग है। ये सड़क हमारे नगर नियोजन के मैप में 100 फीट चौड़ा हुआ है। हमने इस सड़क को अभी वर्तमान में पूर्व में लगभग 5.5 मीटर चौड़ा बना हुआ था। अभी हमने इसको 7.5 मीटर की इसकी चौड़ाई और बढ़ाई है इस सड़क की। तो कुल मिला के अभी सड़क लगभग 40 फीट पूरा सीसी का सड़क हो जाएगा। इसको हमने 400 मीटर आगे तक बढ़ाया है। इस काम पे 80 लाख रुपए की लागत है। जोधपुर के लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें शहर की गलियों में से एक के बाद एक लग्जरी कारें नजर आने लगी। फरारी और मैक्लारेन जैसी लग्जरी कारों को इस काफिले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ऐसा लग रहा था कि मानो ये हिंदुस्तान के किसी छोटे से शहर की नहीं बल्कि लंदन की गलियां हो, जहां ऐसी लग्जरी कारों का ये काफिला जौलौरी गेट से गुजरा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के क्लब जीटी के सदस्य अपनी सुपर कारों के साथ ड्राइव पर निकले हैं। जीटी ग्रुप सुपर कार के ऑनर्स का एक ग्रुप है जो लग्जरी कारों को आमजन के बीच लेकर जाते हैं। इस काफिले में भारत की पहली मैक्लारेन 570 एस के साथ भारत की एकमात्र हुकरान एवो स्पाइडर कार भी शामिल है। खास बात ये कि इस काफिले में उसी कार को एंट्री मिलती है जिनकी कार कम से कम 4 करोड़ की होती है। जोधपुर के बाद ये ग्रुप जैसलमेर जाने वाला है। करीब 7 महीने के बाद खुले सालासर बालाजी मंदिर में गुरुवार को चहल पहल दिखाई दी। जो श्रद्धालु गुरुवार को यहां दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने इसके लिए सालासर मंदिर कमेटी की ओर से जारी किए गए सालासर टोकन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें उन्हें टोकन मिला और उन्हें दिखाने के बाद मंदिर में आने की उन्हें अनुमति दी गई। आपको बता दें कि कोविड को ध्यान में रखते हुए एक दिन में करीब 3000 लोगों को ही दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। दर्शन करने के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि 266 साल में पहली बार सालासर मंदिर इतने समय तक बंद रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की गई है कि हमने 3 जगह अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं कि यात्री अगर भीड़ बढ़ेगी तो अलग अलग जगह पर हम लोगों ने दो जगह हमने किराए पे ली रखी है। उसमें टेंट वगैरह और रेलिंग वगैरह हम लोगों ने लगा दी है और सारी व्यवस्थाएं एकदम माकूल हैं। और बालाजी महाराज से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, भारतवर्ष से, उनसे हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आएँ। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट में आग लग गई। बताया गया है कि ये आग प्लांट में लगे एक मोटर में तेल के लीक होने से लगी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि प्लांट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से भीषण लपटें उठने लगी। हादसे की खबर मिलते ही वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि आग लगते ही प्लांट में मौजूद कर्मचारी समय रहते ही बाहर निकल आए, जिसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। कई घंटों की मेहनत के बाद स्टील प्लांट में लगी आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में 2 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। गनीमत यही रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हादसा कर्मचारी की लापरवाही से हुआ या इसकी कोई और वजह थी। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम का ये स्टील प्लांट 49 साल पुराना है और इसे केंद्र सरकार की कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड चलाती है। 8 साल पहले विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का विस्तार भी किया गया था। ये देश में स्टील बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोगों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि एक लड़के की मोबाइल खरीदने के दौरान दुकानदार से कहासुनी हो गई थी, जिसके थोड़ी देर बाद उसने अपने साथियों के साथ मोबाइल की दुकान पर हमला कर दिया। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग दुकान पर ईंट और पत्थर बरसाते दिखे। लेकिन इससे पहले एक लाल शर्ट वाला लड़का हाथ में लाठी पकड़े दिखा, जिसने पहले तो दुकान के सामने रखे सामान को तोड़ा और फिर दुकान के दरवाजे को निशाना बनाया। हमलावरों में एक ने वहां रखे टेबल को खींचकर सड़क पर पटक दिया, जबकि एक दूसरे लड़के ने दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को लात मारकर गिरा दिया। इतने भर से हमलावरों का मन नहीं भरा और फिर एक बार सड़क से पत्थर उठाकर दुकान पर फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में दुकान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। वहीं इस वारदात की खबर पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक कार सवार शख्स एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को काफी दूर तक अपने कार के बोनट पर घसीटता रहा। बताया जा रहा है कि मास्क ना पहनने की वजह से अधिकारी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रुकने की बजाय उसने पुलिस वाले को ही अपनी कार के बोनट पर घसीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो काफी तेज रफ्तार से कार चलाता रहा। पुलिस वाले को मुसीबत में देख सड़क पर मौजूद 2 स्कूटर सवार कार का पीछा करने लगे। काफी देर बाद आखिरकार एक स्कूटर सवार कार के करीब पहुंचने में कामयाब हुआ और फिर जल्द ही दूसरा स्कूटर सवार भी उसके पास पहुंच गया। लेकिन ये शख्स इतना ढीठ था कि दोनों तरफ से घिरने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी। हालांकि बाद में ट्रैफिक के फंसने की वजह से उसे गाड़ी को रोकना पड़ा। इसके बाद ही पुलिस वाले को बोनट से नीचे उतारा जा सका। चीन की गीदड़ भभकियों का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। बुल स्ट्राइक नाम के इस सैन्य अभ्यास में नेवी के साथ वायुसेना और थल सेना ने भी हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर हमला करने की काबिलियत जांची गई। सामने आई तस्वीरों में एक जंगी जहाज के अंदर से खास तरह के टैंक निकलते दिखे। ये टैंक जमीन पर चलने के साथ पानी में भी तैर सकते हैं, जिनके जरिए दुश्मन पर समुद्र के रास्ते हमले का अभ्यास किया गया। ड्रिल में नौसेना के मार्कोस कमांडो के अलावा सेना के पैरा कमांडो भी शामिल हुए, जो काफी ऊंचाई पर उड़ रहे सुपर हरक्यूलिस विमान से छलांग लगाते नजर आए। जल्द ही ये जवान अपने पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में उतर गए और हमले के लिए तैयार हो गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी जवानों को वहां उतारने का अभ्यास किया गया। खास बात ये कि बुल स्ट्राइक नाम के इस अभ्यास में अंडमान निकोबार कमांड के सेना के तीनों अंग शामिल हुए। थल सेना की तरफ से पैराशूट ब्रिगेड, नौसेना की तरफ से मार्कोस और स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। ये अभ्यास अंडमान निकोबार के पास ट्रीसा द्वीप पर 3 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया गया। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान की फौज अब इतने निचले स्तर पर उतर आई है कि घूसखोरी करके अपनी ही जनता को खून के आंसू रुला रही है। इस बात का सबूत खुद वहां के लोगों ने पेश किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना के जवान अपनी जेब भरने के लिए गरीब मजदूर तक से घूस लेते हैं। इतना ही नहीं, जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने एक शख्स पर गोलियां तक चला दी। पाकिस्तान की फौज की इस करतूत पर वहां के लोगों का खून खौल उठा और उन्होंने सेना की गुंडागर्दी को बेनकाब करने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में गाड़ी के अंदर पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहने एक जवान नजर आया। लोगों ने आरोप लगाया है कि इस जवान ने उनके एक साथी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस गरीब का गुनाह बस इतना था कि वो सेना को वसूली के पैसे नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी दावा किया कि अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए सेना के जवान अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट तक ढक देते थे।
खास बात ये कि पाकिस्तानी मीडिया भी सेना की इस ज्यादती के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी मीडिया सेना से खौफ खाए बैठी है। सेना और मीडिया की इस मिलीभगत से पाकिस्तान के लोग आग बबूला हो उठे और जब उनके तेवर नरम नहीं पड़े तो सेना का एक बड़ा अफसर वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने पुलिस पर मामला दर्ज न करने का दबाव भी बनाया। बताया गया है कि जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए बयान के विरोध में अब पाकिस्तान में कई महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी थी। मैक्रों के इसी बयान के खिलाफ जमात इस्लामी की महिला कार्यकर्ता कराची की सड़कों पर उतर आईं। उनके हाथों में फ्रांस के विरोध में लिखे कई पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस से सभी तरह के रिश्ते खत्म करने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता इमैनुअल मैक्रों की तस्वीर को अपने पैरों से रौंदती नजर आईं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी कुछ लोग फ्रांस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जहां काफी बवाल भी हुआ था। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हुए थे। खास बात ये कि पाकिस्तान के अलावा कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस में कट्टरपंथी हमलों का विरोध करने वाले वहां के राष्ट्रपति इस्लामिक संगठनों के निशाने पर हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग भी इमरान खान के खिलाफ आंदोलन भूलकर फ्रांस को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। चीन ने भारत को गीदड़ भभकी देने और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक और अभ्यास का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और टैंकों को कम समय में सीमा तक पहुंचाने का अभ्यास करते दिखाई दिए। साथ ही इस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि चीनी सेना कैसे पहाड़ों की ऊंचाई पर भी कम वक्त में अपने घातक हथियार और टैंक पहुंचा सकती है। इसके लिए सेना के बड़े बड़े ट्रक और टैंक बिना देरी किए सड़क और पानी के रास्ते रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां उन्हें सामान ढोने वाली ट्रेनों पर चढ़ाया गया और फिर वहां से रवाना कर दिया गया। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ट्रेनों के रास्ते चीन की सेना बहुत ही कम समय में सीमा पर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच सकती है। खास बात ये कि चीन इससे पहले भी अपने कई सैन्य अभ्यासों का वीडियो जारी कर चुका है। उन सैन्य अभ्यासों के जरिए चीन की मंशा भारत समेत दुनिया के उन देशों को डराने की होती है जो उसकी नीतियों का विरोध करते हैं। चीन में एक इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग पहले एक फैक्ट्री में लगी थी, जिसने आसपास की कई और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, इस आग ने कुछ ही देर में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ये आग और भयानक हो गई और हर तरफ से शोले और धुएं के गुबार उठने लगे। इमारतों से उठ रही आग की लपटें और धुआं कई फीट ऊपर तक जाता दिखा। इस आग ने फुजियान प्रांत में बने इस इंडस्ट्रियल इलाके में कई घंटों तक जमकर तांडव मचाया। हालांकि बाद में आग बुझा ली गई, लेकिन इस हादसे में कई फैक्ट्रियों को भारी नुकसान हुआ। खास बात ये कि चीन के जिस इंडस्ट्रियल पार्क में आग लगी वो दक्षिणी चीन सागर के पास कैंगसान नाम के इस शहर में है। यहाँ से समंदर के रास्ते विदेशों में माल भेजना आसान है, इसलिए चीन की सरकार यहाँ के इंडस्ट्रियल पार्क का विस्तार करने में जुटी है। 5 महीने पहले ही यहाँ 25 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इसे चीन में केमिकल, प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र माना जाता है। हालांकि यहाँ फैक्ट्रियों और दूसरी इमारतों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते रहे हैं। चीन के शांसी में आग बुझाने वाले खास तरह के बम का प्रदर्शन किया गया। बताया गया है कि केमिकल से भरा ये बम जंगल में लगी आग बुझाने में बेहद कारगर है। खास बात ये कि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दागा जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान इस बम को एक खास तरह की तोप से दागा गया। बताया गया है कि इस बम में आग बुझाने वाला केमिकल भरा गया है, जो बम के फटते ही अपना असर दिखाने लगता है। इसके अलावा बम दागने वाली कई तोपों और दूसरी गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया गया। टैंकों की तरह दिखने वाली दमकल की ये गाड़ियां खराब हालत में भी आसानी से चल सकती हैं, जिनके जरिए दमकल कर्मी जंगल और पहाड़ों में लगी। जिसे देखकर थीम पार्क में पहुंचे लोगों को गॉडजिला फिल्मों की याद आ गई। जिस तरह फिल्म में गॉडजिला की एंट्री पर दर्शकों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसे ही थीम पार्क में अपनी आंखों के सामने दहाड़ते गॉडजिला के इतने बड़े स्टैचू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन थीम पार्क में ये स्टैचू बस एक शो पीस ही नहीं है, लोग इसके अंदर भी दाखिल हो सकते हैं। इसके लिए पार्क में 400 फीट लंबी 2 जिप लाइन है। लोग जिप लाइन में झूलते हुए गॉडजिला के इस विशाल स्टैचू के मुंह में घुसे और डर और जोश से भरे इस सफर ने उन्हें रोमांच से भर दिया। इस झूले का मजा लेने के लिए कोरोना काल में भी थीम पार्क में काफी पर्यटक पहुंचे। इतने बड़े स्टैचू के सामने वो अपनी तस्वीरें खिंचाते भी नजर आए।
मगर थीम पार्क में मस्ती पर फुल स्टॉप यहीं पर नहीं लग जाता। इसके अंदर गॉडजिला म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें कई शानदार स्टैचू दिखे। लोगों ने वहां दूसरे खेल भी खेले,